भारत में इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया की चर्चा किसी अचानक उठे मुद्दे की तरह नहीं, बल्कि ये एक लंबी, गंभीर और कई स्तरों पर चलने वाली बहस का परिणाम है। ये बहस सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मेडिकल साइंस, ह्यूमन सफरिंग, एथिक्स और सोसाइटी सब एक साथ जुड़े हुए हैं। सोचिए एक ऐसी स्थिति जहां कोई पेशेंट कई सालों से कोमा में है, उसके ब्रेन का हायर फंक्शन काम नहीं कर रहा, वो खुद कुछ बोल नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता और पूरी तरह मशीन्स जैसे वेंटिलेटर्स, फीडिंग ट्यूब और आईसीयू केयर पर डिपेंड है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उसे ऐसे ही जिंदा रखना ही जीवन है या फिर उसे इस हालत से मुक्ति देना ज्यादा मानवीय है। यही से यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। यूथनेशिया शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है गुड डेथ, यानी एक ऐसी मृत्यु जो पेन और सफरिंग से मुक्त हो। मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है किसी ऐसे पेशेंट को जिसकी कंडीशन इर्रिवर्सिबल है, उसकी सफरिंग को खत्म करने के लिए डेथ को अलाउ करना। अब इसे ठीक से समझने के लिए इसके टाइप्स को डिटेल्स में समझना जरूरी है। सबसे पहला है एक्टिव यूथनेशिया। इसमें डॉक्टर खुद एक लीथल इंजेक्शन या ड्रग देता है जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये एक डायरेक्ट एक्शन है जिसमें डेथ इंटेंशनली कॉज की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी टर्मिनल कैंसर पेशेंट को जानबूझकर ऐसी दवा दे दी जाए जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो जाए, तो यह एक्टिव यूथनेशिया कहलाता है। भारत में एक्टिव यूथनेशिया पूरी तरह इल्लीगल है और इसे मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड्स के तहत माना जाता है। दूसरी टाइप है पैसिव यूथनेशिया। ये सबसे महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें डॉक्टर कोई लीथल इंजेक्शन नहीं देता, बल्कि जो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसे बंद कर दिया जाता है, जैसे कि वेंटिलेटर्स हटाना, डायलिसिस रोक देना, फीडिंग ट्यूब्स बंद करना या आईसीयू सपोर्ट विड्रॉ कर देना। यहाँ डेथ डायरेक्टली कॉज नहीं की जाती, बल्कि नेचर को अपना काम करने दिया जाता है। अब इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जुड़ते हैं। वॉलंटरी यूथनेशिया। वॉलंटरी यूथनेशिया तब होती है जब पेशेंट खुद अपनी इच्छा से डिसीजन लेता है कि वे लाइफ सपोर्ट नहीं चाहता। इसके लिए पेशेंट का मेंटली कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है, यानी वो डिसीजन लेने की स्थिति में होना चाहिए। नॉन वॉलंटरी यूथनेशिया तब होती है जब पेशेंट अपनी इच्छा बताने में सक्षम नहीं होता, जैसे कोमा, वेजिटेटिव स्टेट या सीवियर ब्रेन डैमेज में। इनवॉलंटरी यूथनेशिया तब होती है जब पेशेंट की इच्छा के खिलाफ डिसीजन लिया जाए। ये हर जगह इल्लीगल और अनएथिकल माना जाता है। भारत में यूथनेशिया का लीगल फ्रेमवर्क किसी एक कानून से नहीं बना है, बल्कि ये जुडिशियल डिसीजन से विकसित हुआ है। खासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण फैसलों से इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था अरुणा शानबाग का मामला। अरुणा शानबाग एक नर्स थी जो 1973 में एक ब्रूटल असॉल्ट के बाद परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। उनका ब्रेन हायर फंक्शंस खो चुका था, लेकिन उनका शरीर बेसिक फंक्शंस कर रहा था। वो लगभग 42 साल तक इसी हालत में रही। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सवाल था, क्या उन्हें इस हालत में जीवित रखना जरूरी है? इसके बाद 2011 में कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। एक्टिव यूथनेशिया को इल्लीगल माना गया, लेकिन पैसिव यूथनेशिया को कुछ शर्तों के साथ अलाउ कर दिया गया। यह भारत में पहली बार था जब यूथनेशिया को लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिला। इसके बाद 9 मार्च 2018 को एक और महत्वपूर्ण फैसला आया, कॉमन कॉज केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ में राइट टू डाई विद डिग्निटी भी शामिल है। इस फैसले में लिविंग विल और एडवांस डायरेक्टिव को लीगल मान्यता दी गई। दरअसल लिविंग विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई व्यक्ति पहले से लिख देता है कि अगर भविष्य में वो ऐसी मेडिकल कंडीशन में पहुंच जाए जहां वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता, तो उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ना रखा जाए। ये एक तरह से पेशेंट की फ्यूचर कंसेंट होती है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल की प्रोसेस को और आसान बना दिया ताकि इसे प्रैक्टिकली यूज किया जा सके। अब इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। भारत में कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पैसिव यूथनेशिया को अप्लाई किया गया। एक कॉमन एग्जांपल है लॉन्ग टर्म कोमा पेशेंट। मान लीजिए एक 25 साल का युवक एक्सीडेंट में सीवियर ब्रेन इंजरी का शिकार हो जाता है। वो कोमा में चला जाता है। डॉक्टर्स MRI, EEG और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट के जरिए ये कंफर्म करते हैं कि उसकी रिकवरी की पॉसिबिलिटी बहुत कम है या है ही नहीं। वो 10 से 13 साल तक वेंटिलेटर और आईसीयू केयर पर रहता है। इस दौरान उसकी कंडीशन स्टेबल रहती है, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। ऐसे में फैमिली और डॉक्टर्स के सामने एक कठिन डिसीजन आता है। हाल ही में एक ऐसा केस चर्चा में रहा
जहां एक युवक करीब 13 साल तक कोमा में रहा। लगातार मेडिकल इवैल्यूएशन के बाद डॉक्टर्स ने ये कंक्लूड किया कि ब्रेन फंक्शन वापस आने की कोई संभावना नहीं। फैमिली ने लीगल प्रोसीजर फॉलो किया, हॉस्पिटल एथिक्स कमिटी और मेडिकल बोर्ड की अप्रूवल ली गई और आखिरकार वेंटिलेटर सपोर्ट विड्रॉल किया गया। कुछ समय बाद उसकी नेचुरल डेथ हो गई। ये पैसिव नॉन वॉलंटरी यूथनेशिया का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इसी तरह कुछ केस में टर्मिनल कैंसर पेशेंट खुद वॉलंटरी डिसीजन लेते हैं कि वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं चाहते। एग्रेसिव ट्रीटमेंट यानी कि कीमोथेरेपी, वेंटिलेटर सपोर्ट या आईसीयू एडमिशन। वो सिर्फ पैलिएटिव केयर चाहते हैं जिसमें पेन मैनेजमेंट और कंट्रोल पर फोकस होता है। ये वॉलंटरी पैसिव यूथनेशिया का एग्जाम्पल होता है। अब सवाल आता है, भारत में ये प्रोसेस कैसे फॉलो होता है? सबसे पहले ट्रीटिंग डॉक्टर्स पेशेंट की कंडीशन एक्सेस करते हैं। फिर एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है जिसमें एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं। ये बोर्ड कंफर्म करता है कि कंडीशन इरिवर्सिबल है। इसके बाद फैमिली की कंसेंट ली जाती है। अगर लिविंग विल मौजूद है तो उसे फॉलो किया जाता है। फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल गाइडलाइंस के तहत फाइनल डिसीजन लिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस इसलिए बनाई गई है ताकि मिसयूज ना हो सके। अब एथिकल डिबेट को समझते हैं। यूथनेशिया के सपोर्टर्स कहते हैं कि हर व्यक्ति को डिग्निटी के साथ जीने और मरने दोनों का अधिकार है। अगर लाइफ सिर्फ सफरिंग बन जाए तो उसे खत्म करने का ऑप्शन होना चाहिए। वही ओपोनेंट्स कहते हैं कि लाइफ सैक्रेड है और इसे खत्म करना गलत है। उनका यह भी कहना है कि इसका मिसयूज हो सकता है, खासकर बुजुर्ग और फाइनेंशियली डिपेंडेंट लोगों के खिलाफ। भारत ने इन दोनों के बीच एक बैलेंस अप्रोच अपनाई। एक्टिव यूथनेशिया इलीगल, पैसिव यूथनेशिया लीगल विद स्ट्रिक्ट कंडीशन, लिविंग विल वैलिड। अब अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखें तो कुछ देशों में एक्टिव यूथनेशिया भी लीगल है, जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम और कनाडा। वहीं कई देशों में सिर्फ पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, जैसे इंडिया। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर का मतलब है पेशेंट की सफरिंग को कम करना, पेन कंट्रोल करना और उसे कंफर्ट देना। इंडिया में अभी भी पैलिएटिव केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, खासकर रूरल एरियाज में। अगर ये सिस्टम मजबूत हो जाए तो कई केसेस में यूथनेशिया की जरूरत कम हो सकती है, क्योंकि कई बार पेशेंट डेथ नहीं चाहता, वो सिर्फ पेन से राहत चाहता है। अंत में ये समझना जरूरी है कि यूथनेशिया सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर या लीगल कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक ऐसा फैसला है जिसमें इमोशंस, एथिक्स, फैमिली, सोसाइटी और लॉस सब शामिल होते हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन का असली मतलब क्या है। क्या सिर्फ सांस लेना ही जीवन है, या फिर उसमें डिग्निटी, अवेयरनेस और क्वालिटी भी जरूरी है? भारत में ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में मेडिकल टेक्नोलॉजी, लीगल रिफॉर्म्स और सोशल अवेयरनेस के साथ ये और इवॉल्व होगी। लेकिन एक बात हमेशा रहेगी कि यूथनेशिया का हर केस अलग होता है और हर डिसीजन कहीं ना कहीं अपने आप में एक पूरी कहानी। ऐसी कंटेंट को देखने के लिए जुड़े रहिए MATV न्यूज़ के साथ।